Hi everyone, welcome back. And today we are going to start this chapter of leverages. This is going to be the sixth chapter. इसके पहले हम क्या क्या खत्म कर चुके हैं सर? इसके पहले हम काफ़ी सारे चैप्टर्स खत्म कर चुके हैं। 5 चैप्टर अपने हो चुके हैं। लास्ट वाला चैप्टर था आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। अच्छा, फाइनेंसिंग डिसीजन नाम के टॉपिक के अंदर में ये 3 चैप्टर आते हैं। चैप्टर नंबर 4 कॉस्ट ऑफ कैपिटल, चैप्टर नंबर 5 कैपिटल स्ट्रक्चर और चैप्टर नंबर 6 लिवरेजेस। ओल्ड सिलेबस में ये टाइप्स ऑफ लिवरेजेस कहलाता था, अब ये लिवरेजेस है। अब और सारा कंटेंट सेम है, मतलब इसमें चेंज कुछ भी नहीं है, सिर्फ नाम चैप्टर का चेंज किया है उन्होंने और बाकी ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस लिवरेजेस के लिए सेम है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर और लिवरेजेस ये अलग अलग चैप्टर कर दिए इस बार न्यू सिलेबस में, और जबकि ओल्ड सिलेबस में फाइनेंसिंग डिसीजन नाम के जो चैप्टर था उसी के अंदर में ये तीनों टॉपिक इंक्लूडेड थे। तो आइए शुरू करते हैं सर लिवरेजेस वाला चैप्टर। इसके अंदर में क्या क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो सर इसके अंदर हम तकरीबन 19 थेरी क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसमें आपके मैं सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझा दूंगा कि लिवरेजेस होता क्या है, क्या क्या फॉर्मूलेज हम यूज़ करने वाले हैं। काफ़ी छोटा टॉपिक रहेगा ये वाला, पूरा चैप्टर जो है थोड़ा छोटा रहेगा एज़ कम्पेयर टू कॉस्ट ऑफ कैपिटल और कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर जैसा ही है मान लो ऑलमोस्ट। अब 19 थ्योरी क्वेश्चन, उसके बाद में 43 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। सो 43 एज कम्पेयर टू मतलब इस चैप्टर के एंगल से अगर देखें तो काफ़ी ज़्यादा है। सो अराउंड 15 मैं कराऊंगा आपको, उसमें सारी वेराइटीज़ कवर हो जाएगी। बाकी सारी चीज़ें आप होमवर्क के लिए रखेंगे, जिसके लिए मैं आपको स्लाइड्स प्रोवाइड करा दूंगा। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिवरेजेस। सर होता क्या है? अब लिवरेजेस को शुरू करने के लिए आपको दिमाग में ये चीज़ रखिए, 19 थ्योरी क्वेश्चंस में हम सारे कॉन्सेप्ट्स समझ लेंगे। 19 थ्योरी क्वेश्चंस में हम सारे कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और 43 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में हम सारी की सारी प्रैक्टिस करेंगे। जहाँ जहाँ कुछ करेक्शन आएंगे टेक्स्ट मैटर में मैं आपको बताते जाऊँगा, आप अपनी बुक में भी उसको नोट कर लेंगे, ठीक कर लेंगे। दूसरी बात, हाँ, चैप्टर ये जो शुरू हो रहा है, आप इंश्योर करिए कि आपके पास में सर प्रिंट आउट निकाला हुआ है, क्योंकि स्टार्टिंग में बुक्स नहीं जा रही है, सॉफ्ट कॉपी ही जा रही है, तो प्रिंट आउट आपने खुद ही निकालना है। एक टाइम के बाद में जैसे अप्रैल में हो जाता है, उसके बाद में हार्ड कॉपीज़ भी बुक्स की अवेलेबल होगी। सो एट दैट टाइम यू विल बी एबल टू गेट द बुक विथ यू। सो कलर्ड बुक्स रहेंगी। आओ सर देखो, दिस इज़ गोइंग टू बी द लिवरेजेस, CA Mayank Kothari the author, and this is chapter 6. 43 practical questions are what we are going to cover in this, strictly according to the ICAI syllabus, covers 100% of the content. नेक्स्ट, लेवरेजेस की शुरुआत सर आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखोगे तो कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देके हुई थी। सो ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले वाले चैप्टर में कि कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूँ, ध्यान देंगे। सर कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है? कैपिटल स्ट्रक्चर एक तरीका है जिससे हम अलग अलग सोर्सेस, इक्विटी, डेट, लोन से पैसा लेके आते हैं कंपनी में अलग अलग प्रपोर्शन में। सो 30% इक्विटी रखा, 20% डेट रखा और बाकी का सारा 50% मान लो लोन रख दिया। सो ये जो 30-20-50 का आपने प्रपोर्शन बनाया है इक्विटी, डेट और लोन को लाने के लिए कंपनी में या रेज करने के लिए, क्यों? क्योंकि आपको कंपनी चलाने के लिए पैसा चाहिए था 100 करोड़ रुपए, तो आपने डिसाइड किया 100 करोड़ का इक्विटी लाएंगे, 20 करोड़ डेट लाएंगे सर 30 करोड़ और बाकी लोन लाएंगे 50 करोड़। तो इस तरह से 100 करोड़ का जो आपने लाने का डिसाइड किया, उसी को कहते हैं कि कैपिटल को लाने के लिए जो स्ट्रक्चर फॉर्म किया गया है वो है 20-30-50। सो दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल स्ट्रक्चर। यही बेसिकली यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा, और ये चीज़ें हम लास्ट वाले चैप्टर में कवर कर चुके हैं। तो मैं डायरेक्टली आगे बढ़ता हूँ, मुद्दे की बात करते हैं इस चैप्टर की। What are the different types of risk which is faced by a common shareholder, and briefly explain those risk। धीरे धीरे मैं आपको चीज़ें बताते जा रहा हूँ, तकरीबन 5वें क्वेश्चन से हम लिवरेजेस वाले टॉपिक पे आ जाएंगे, लेकिन उसके पहले ये सब चीज़ें समझनी आपको ज़रूरी है। दैट्स वाई वी आर कंसल्टिंग, ध्यान देंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क फेस्ड बाय अ कॉमन शेयर होल्डर? एक इंसान, मैं हूँ, आप हो, जब बाहर मार्केट में जाके इक्विटी शेयर्स खरीदेंगे किसी कंपनी के, आप जाओ ब्रोकर के पास, अगर आपका डीमैट अकाउंट होगा तो आपको ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म मिला होगा, लॉगिन करो sharekhan.com या फिर ज़ीरोदा हो गया, इन पे लॉगिन करके जब आप ICICI बैंक के शेयर खरीदने जाओगे, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर खरीदने जाओगे, तो आप कौन हो?
कॉमन शेयर होल्डर। मैं कौन हूँ? कॉमन शेयर होल्डर। हम क्या खरीद रहे हैं सर? आईसीआईसीआई बैंक के शेयर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर्स खरीद रहे हैं। सो क्वेश्चन यही पूछ रहा है, फिर से पढ़िए। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिस्क विच इज फेस्ड बाय अ कॉमन शेयर होल्डर। हम जब इक्विटी मार्केट में इक्विटी शेयर खरीदने जाएंगे तो किस किस तरह के रिस्क हमको फेस करना पड़ेगा? ब्रीफली एक्सप्लेन करो ये दोनों तरह के रिस्क। So risk by the common shareholder is primarily of two types: business risk, financing risk. एक कंपनी जब चलती है, ऑपरेट होती है, तो एक जो कंपनी चलाने के लिए रिस्क होता है दैट इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। दूसरा, जो पैसे आपने रेस किए उस पर अगर आप पेमेंट नहीं कर पाओ वापस, तो उसको कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क। अब मैं आपको ध्यान से इसका पहले बैकग्राउंड समझाता हूँ, फिर हम टेक्स्ट मैटर पे मूव करेंगे, ठीक है? ये तो चल ही नहीं रहा, 2 मिनट डिस्चार्ज हो गया होगा। यस, डिस्चार्ज हो गई पेंसिल। अब 2 मिनट के लिए मैं पॉज करता हूँ, उसके बाद अपन रिज्यूम करेंगे, ठीक है? सो थोड़ा और चार्ज हो जाए, उसके बाद मैं निकाल लेता हूँ। 10% तो हो गया सर। चलो, इनफ इस लेक्चर के लिए, फिर बाकी बाद में। सो मैं आपको बताने वाला था बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क के बारे में। आई होप द साउंड इज क्लियर। तो ध्यान दो, बैलेंस शीट देखो। बैलेंस शीट में सर यहाँ पे होता है फिक्स्ड असेट्स, यहाँ होता है करंट असेट्स, यहाँ होता है करंट लाइबिलिटी, और यहाँ होता है कैपिटल, ठीक है? कैपिटल एम्प्लॉयड लिखता हूँ मैं। कैपिटल एम्प्लॉयड में इक्विटी आता है, डेट आता है, लोन आता है। अब आप अगर कंपनी चला रहे हो तो आपको सिर्फ 2 तरह के रिस्क होंगे। ध्यान देना कौन कौन से रिस्क हो, ये भी मैं बताता हूँ। फिक्स्ड असेट्स आप किस लिए लेके आते हो कंपनी में? सर आप फिक्स्ड असेट्स लेके आते हो ताकि आप बिजनेस चला सको। फिक्स्ड असेट्स जैसे कि बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, मशीनरी, ये सब अगर नहीं रहा तो क्या कंपनी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। यू नीड फिक्स्ड असेट्स। अब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मेरे लिए फिक्स्ड असेट्स ये हो गया, ये जगह जो मैंने खरीदी है, फिर मेरे लिए कैमरा हो गया, फिर कंप्यूटर्स हो गए, मेरे लिए माइक हो गया। ये सब चीज़ें मेरे लिए लॉन्ग टर्म तक चलती है, 2-3 साल 5 साल तक। भले ही डेप्रिशिएशन लेवल इनका ज़्यादा होता है, लेकिन परसेंटेज जो होता है ज़्यादा होता है, लेकिन ये फिक्स्ड असेट्स है मेरे लिए। इनके बिना मैं बिजनेस चला सकता हूँ क्या? नहीं। इनमें से कोई भी चीज़ अगर खराब हो जाती है, चोरी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, तो क्या मुझे मेरे बिजनेस पे थोड़ा बहुत भी रिस्क आएगा? यस सर आएगा। रिस्क कैसा होगा कि मैं प्रॉपर प्रोडक्ट तैयार नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा तो माल बिकेगा नहीं, माल बिकेगा नहीं तो रेवेन्यू नहीं आएगा। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। फिक्स्ड असेट से, करंट असेट से, करंट लाइबिलिटी से, तीनों से एक तरह का रिस्क आता है, वो है सर बिजनेस रिस्क।
करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटी किस लिए यूज होता है? वर्किंग कैपिटल है ना ये। वर्किंग कैपिटल किस लिए यूज होता है? कि आप अपने ऑपरेशन से रख सको। फिक्स एसेट्स भी उसी में इस्तेमाल होता है। ये तीनों चीजें बैलेंस शीट की अगर कहीं डिफिकल्टी में आती है, इसमें अगर आपको कहीं प्रॉब्लम आती है, तो आप किस तरह का रिस्क फेस कर रहे हो? बिजनेस रिस्क फेस कर रहे हो। ठीक है, आपका बिजनेस चलो मानो बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, तो आपको कोई बिजनेस रिस्क नहीं है अभी। लेकिन इसके अलावा और कोई भी रिस्क बचता है क्या? एक और रिस्क बचता है सर, ध्यान देंगे। ये तो इक्विटी मैं ही हूं, इसमें तो मेरे को सोचने की जरूरत ही नहीं है। कंपनी ने पैसा नहीं कमाया तो इक्विटी वाला भी नहीं कमाएगा, ठीक है, नुकसान तो नहीं हो रहा कुछ भी। लेकिन ये जो डिबेंचर और लोन लेके आए हो आप, इन पे इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब आप बताओ, जब आप किसी से लोन लेते हो तो क्या ये कंडीशन होती है कि मैं इन पैसों से कुछ कमाऊंगा तो ही तुझे इंटरेस्ट दूंगा? नहीं। बैंक वाले इस कंडीशन पे आपको लोन देते क्या? नहीं। आप कमाओ या मत कमाओ, आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। सो आपको ये डिबेंचर पे इंटरेस्ट और लोन पे इंटरेस्ट कैसे भी करके देना है, ये तो कंफर्म हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, अगर आप किसी साल प्रॉपर रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पाए और इंटरेस्ट नहीं पे कर पाए, तो क्या कोई रिस्क आता है आप पे? एज अ शेयर होल्डर आता है सर। इसको कहते हैं फाइनेंशियल रिस्क या फाइनेंसिंग रिस्क। कि जो फाइनेंसिंग आपने करवाई थी डेट और लोन की, उस पे जो कॉस्ट देनी थी वो नहीं दे पाए, उस पे जो प्रिंसिपल रीपेमेंट करना था वो नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आपके भैया दुकान नहीं चल रही। दो तरह की। और अगर आप नहीं कर पाए तो वो लोग आपकी कंपनी के खिलाफ कोर्ट में अर्जी डाल देंगे और आपकी कंपनी बैंकरप्ट हो सकती है, बंद की जा सकती है, क्योंकि आप लोगों को उनका पैसा नहीं दे पा रहे हैं। दो तरह के रिस्क, पूरी बैलेंस शीट कवर हो गई, कुछ भी बचा क्या ये बताओ? फिक्स्ड असेट्स, करंट लाइबिलिटी से बिजनेस रिस्क होता है, और आपका बेसिकली डिबेंचर और लोन जो है, इससे आपको फाइनेंसिंग रिस्क होता है। अब फिलहाल के लिए जब हम आगे जाएंगे तो ये वाला पार्ट आप छोड़ के चलिए, क्योंकि ये ऑपरेशनल पार्ट है। बिजनेस रिस्क को हम मैक्सिमम यहाँ से रिलेट कर पाएंगे, बट ठीक है, फिलहाल के लिए आपको जितना मैंने इन्फॉर्मेशन बताया उतना रखिए। सो फाइनेंशियल रिस्क और बिजनेस रिस्क, ये दो तरह के रिस्क होते हैं। देखिए, पढ़ेंगे अपन। Therefore, the risk faced by the common shareholder is a function of these two risks, called as business risk and financial risk. Business risk देखो, it refers to the risk associated with the firm's operations. पहली चीज, ऐसा रिस्क जो कि मेरे ऑपरेशन से रिलेटेड है, मेरे ऑपरेशंस नहीं चल पाए, फिक्स असेट्स की वजह से, करंट असेट्स की वजह से, करंट लाइबिलिटीज की वजह से, या डेटा से, या मार्केट मेरे को, या मेरी स्ट्रैटेजी नहीं है। इट इज द अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी मतलब ये चीज हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। अबाउट द फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम, दैट इज ऑपरेटिंग इनकम। हम ऑपरेशनल रिस्क देख रहे हैं तो ऑपरेटिंग इनकम, ईबीआईटी, दैट इज हाउ वेल कैन वी प्रेडिक्ट ऑपरेटिंग इनकम। रिस्क बिजनेस रिस्क पे डिपेंड करता है कि किस तरह से हम ऑपरेटिंग इनकम का फोरकास्ट कर पाएंगे। अब हमने कैपिटल स्ट्रक्चर में एक चीज देखी थी, ध्यान देना। हम रेवेन्यू से शुरू करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जो स्टेटमेंट है उसको ध्यान दो। रेवेन्यू से शुरू करते हैं हम, यहाँ पे कॉस्ट माइनस करते हैं, और यहाँ आता है सर ईबीआईटी। ईबीआईटी में से हम इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो आता था ईबीटी। ईबीटी में से हम टैक्स माइनस करते हैं तो आता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर करते थे हम तो आता था ईपीएस। ये सब कैलकुलेशन हम करते थे सर कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। लेकिन अभी क्या होगा, इसमें भी ऐसे का ऐसा ही यूज होगा, सिर्फ थोड़ा सा मैं और बाइफर्केशन कर दूंगा। इस कॉस्ट को दो हिस्सों में बांट देंगे, एक होगा वेरिएबल कॉस्ट, एक होगा फिक्स कॉस्ट, और ये आपने कॉस्टिंग में पढ़ा है। ठीक है, एक चीज होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक चीज होती है फिक्स कॉस्ट। सो सेल्स में से जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दोगे तो क्या आता है सर? कंट्रीब्यूशन। और उसमें से जब फिक्स कॉस्ट माइनस कर दोगे तो आएगा आपका ईबीआईटी। तो देखो ईबीआईटी ये वाला यहाँ पे आ गया, क्योंकि इसके ऊपर दो स्टेप मैंने बढ़ा दी। अब यहां से सारी प्रोसीजर सेम है वापस, इंटरेस्ट माइनस करेंगे, ईबीटी आएगा, टैक्स माइनस करेंगे,
EAT आएगा, आगे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कैलकुलेट करने की। सो आपने एक चीज़ समझी ना, अब ध्यान दो, बिजनेस रिस्क जो है वो रिस्क यानी कि नुकसान कब होगा। अब अगर आप लॉजिक लगाओगे, सेल्स 10 रुपये का हुआ और उस पर वेरिएबल कॉस्ट है मान लो 20%, तो वेरिएबल कॉस्ट 2 रुपये की होगी। सेल्स 0 का हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट भी 0 की होगी। सेल्स निगेटिव तो नहीं जाएगा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी निगेटिव नहीं जाएगी। यानी मैक्स टू मैक्स ये जो कंट्रीब्यूशन है 0 जा सकता है, निगेटिव जा सकता है कि कंट्रीब्यूशन नहीं जा सकता। दिमाग लगा लो, वेरिएबल कॉस्ट डिपेंड, वेरिएबल है मतलब ये डिपेंड करती है सेल्स पे। सेल्स हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट, सेल्स नहीं हुआ तो नो वेरिएबल कॉस्ट। आई बात समझ में? सो सर ऐसे टाइम पे कंट्रीब्यूशन का निगेटिव जाना किसी हालत में पॉसिबल नहीं, अनलेस आपको पता है 10 रुपए में माल बिक रहा है और आप 12 रुपए में खरीद के लेके आ रहे हो, तब तो निगेटिव जाएगा सर कंट्रीब्यूशन। लेकिन नॉर्मली 99% ऑफ द टाइम ऐसा नहीं होता। सो कंट्रीब्यूशन आ गया। अब बात आती है फिक्स कॉस्ट की। ये जो कॉस्ट है ना आपकी, ये दो हिस्सों में बांटा, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट क्या क्या होती है? रेंट, आप जिस जगह पे ऑपरेट कर रहे हो वहां का रेंट पे करते हो, दैट इज फिक्स कॉस्ट। सैलरीज पे करते हो, दैट इज फिक्स कॉस्ट। आप महीने भर में कुछ बेचो मत बेचो, सैलरी तो बंदों को देनी ही पड़ेगी। सो फिक्स कॉस्ट है आपकी मान लो 10 लाख की। अब ऐसे में आपका ईबीआईटी आ गया निगेटिव। नेगेटिव ईबीआईटी आ गया क्योंकि कंट्रीब्यूशन कुछ भी नहीं और नुकसान हो गया, कॉस्ट उठानी पड़ रही है 10 लाख की, अपने जेब से पैसे देने पड़े, अर्निंग कितनी निगेटिव आ गई 10 लाख। दिस इज कॉल्ड एज बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क यहीं पे आ जाता है। इसके नीचे तो सर इंटरेस्ट शुरू हो गया, दिस इज द फाइनेंसिंग पार्ट। ये इंटरेस्ट किस पे देते हो आप? जो फाइनेंसिंग करवाई, तो दिस इज फाइनेंसिंग रिस्क। तो बिजनेस रिस्क में सिर्फ कॉस्ट आ सकती थी, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। ध्यान देंगे, बिजनेस रिस्क में दो ही चीज आ सकती थी, कॉस्ट। कॉस्ट हमारे पास में थी वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कवर नहीं होगी क्योंकि वो रेवेन्यू पे डिपेंड करता। रेवेन्यू हुआ तो वेरिएबल कॉस्ट, नहीं हुआ तो नो वेरिएबल कॉस्ट। सो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन 0 जा सकता है, तो इसको करे काटे, लेकिन फिक्स कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी। सो अल्टीमेटली बिजनेस रिस्क किस पे डिपेंड करता है? फिक्स कॉस्ट पे। जो रेंट आप पे कर रहे हो, जो सैलरी आप पे कर रहे हो, जो खर्चे कंफर्म है हर महीने होना ही है, मेंटेनेंस एंड ऑल दैट हो गया। तो मतलब क्या है सर आपका बोलने का, ये बताइए। फिक्स कॉस्ट पे आपका बिजनेस रिस्क डिपेंड करता है। तो यहां पे देखो, इट इज द अनसर्टनिटी अबाउट द फ्यूचर ऑपरेटिंग इनकम। ये देखो, ये वाला पार्ट ईबीआईटी, ये अनसर्टन है कि सही होगा या गलत होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट बढ़ गई तो दिक्कत हो जाएगी, फिक्स कॉस्ट रही ना रही तो फर्क ईबीआईटी पे पड़ता है। आगे देखेंगे, बिजनेस रिस्क कैन बी मेजर्ड बाय द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बेसिक अर्निंग पावर रेशो, बीईपी रेशो, इसको बोलते हैं बीईपी रेशो। ये हम आगे देखेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द बेसिक अर्निंग, स्टैंडर्ड डेविएशन वाला टॉपिक आएगा आपका कैपिटल बजटिंग में। सो फिलहाल आप दिमाग मत लगाइए, इस चैप्टर में कहीं सॉल्व भी नहीं करना। बीईपी रेशियो मतलब आपकी अर्निंग पावर कितनी है। ब्रेक इवन पॉइंट भी होता है बीईपी का मतलब, और बीईपी यहाँ पे होता है सॉरी, यहाँ पे बेसिक अर्निंग पावर रेशियो, कि आपकी अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। फिलहाल के लिए छोड़िए इसको भी, फाइनेंसिंग रिस्क की बात करते हैं। इट रेफर्स टू द एडिशनल रिस्क प्लेस्ड ऑन द फर्म्स शेयर होल्डर। सर ये जो आप कमाओ मत कमाओ, देखो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट, आप कमाओ मत कमाओ फिक्स कॉस्ट बियर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा सर। तो ये बोझ किस पे आ रहा है? शेयर होल्डर पे। तो ये रिस्क वाला पार्ट है। इसके बाद में ये, और ये कौन सा रिस्क है? बिजनेस रिस्क। बिजनेस है तो फिक्स कॉस्ट है। अब ईबीआईटी, अब आता है इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट, आपका बिजनेस चले ना चले इंटरेस्ट देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? सर देना पड़ेगा इंटरेस्ट तो आपको। एक सेकंड ना, एक सेकंड होल्ड करो।
तो इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, यानी और ये इंटरेस्ट का बोझ किस पे आएगा? अगर आपने साल भर कुछ भी बिजनेस नहीं किया, आपने सेल किया ही नहीं, साल भर पैसा तो आपके पास पड़ा रहा किसी और का, इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये बोझ किस पे आएगा? ये भी शेयर होल्डर पे आएगा। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। यानी जब ये स्टेप में आप धीरे धीरे नीचे उतारो तो सबसे पहले आप बिजनेस रिस्क उठाते हो, उसके बाद आप फाइनेंशियल रिस्क उठाते हो, तब जाके ईबीटी आता है। और अगर आपने ऑपरेटिंग इनकम, ध्यान देंगे ईबीआईटी, इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेशंस से कमाया हुआ पैसा, जिसमें से सिर्फ ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा माइनस किया हुआ है। वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट ये ऑपरेशन से रिलेटेड खर्चा है, इंटरेस्ट ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड खर्चा है। ईबीआईटी अगर आपके पास में सफिशिएंट नहीं है कि इंटरेस्ट कवर कर पाए, तो आपका ईबीटी निगेटिव चला जाएगा। अगर आपने ईबीआईटी में 10 रुपए कमाया और आपका इंटरेस्ट का खर्चा 12 रुपए है, तो -2 रुपीज का ईबीटी आएगा, यानी आपके जेब से आपको देना पड़ेगा। दिस इज फाइनेंशियल रिस्क। नाउ इट रेफर्स टू द एडिशनल रिस्क विच इज प्लेस्ड ऑन द फर्म्स शेयर होल्डर एज अ रिजल्ट ऑफ डेट यूज। क्योंकि हमने कंपनी में सर डेट यूज किया तो हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, दिस इज कॉल्ड एज एडिशनल रिस्क। ये जो इंटरेस्ट है, और ये किस पे आ रहा है बोझ? शेयर होल्डर्स पे। द एडिशनल रिस्क अ शेयर होल्डर बियर्स व्हेन अ कंपनी यूजेस डेट इन एडिशन टू इक्विटी फाइनेंसिंग। वही मतलब है जो पहले सेंटेंस का मतलब था। कंपनीज दैट इशू मोर डेट, जो कंपनी ज्यादा से ज्यादा डेट इशू करती है, इतना तो समझ में आता है आपको, जितना ज्यादा डेट मैं कंपनी में लेके आऊंगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वुड हैव हायर फाइनेंशियल रिस्क, जितना ज्यादा इंटरेस्ट मतलब उतना ज्यादा बोझ पेमेंट करने का, क्योंकि ये पेमेंट कंपनी के अर्निंग से लिंक नहीं है। अर्निंग करो मत करो, सेल हो मत हो, दुकान 365 दिन बंद रखो, इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। जितना ज्यादा डेट लेके आया, जितना ज्यादा लोन लेके आया, जितना ज्यादा उधार लेके आए हो, उतना ज्यादा आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। जितना ज्यादा इंटरेस्ट उतना ज्यादा फाइनेंशियल रिस्क। देन कंपनीज फाइनेंस मोस्टली और एंटायरली बाय इक्विटी। मतलब अगर कोई कंपनी है जो सिर्फ इक्विटी से फाइनेंस्ड है या मोस्टली इक्विटी से फाइनेंस्ड है, उन पे इतना बोझ नहीं आता, तो उनका फाइनेंशियल रिस्क कम रहेगा। अगर आपको थ्योरी क्वेश्चन आता है सर, दो कंपनी है, एक कंपनी में बहुत ज्यादा डेट है, सालों ने बहुत उधार लेके रख लिए, और एक कंपनी है बस ओनर के पैसों से चल रही है। अब जैसे अगर मैं बताऊं तो कॉन्फ्रेंस प्राइवेट लिमिटेड ये वीडियो लेक्चर्स बेचती है, इस वेबसाइट से हम लोग वीडियो लेक्चर्स बेचते हैं सारी फैकल्टीज के। इस कंपनी में डेट है ही नहीं, दिस इज इक्विटी ओन्ड कंपनी, इक्विटी 100%, लोन लिया ही नहीं हम लोगों ने अभी तक। ठीक है, तो एक साइड में है जिन्होंने बहुत उधार लेकर रखा है, और एक साइड में कॉन्फ्रेंस प्राइवेट लिमिटेड है। बताओ किसका फाइनेंशियल रिस्क कम रहेगा? अगर ये क्वेश्चन है तो दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट अगर याद है तो ही आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। सर आपने ये क्वेश्चन पूछा था कि किसका फाइनेंशियल रिस्क कम है। फाइनेंशियल रिस्क मतलब जिसमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ा तो फाइनेंशियल रिस्क भी बढ़ जाएगा। आपकी कंपनी में तो डेट है ही नहीं, तो इंटरेस्ट देना ही नहीं पड़ता, तो फाइनेंशियल रिस्क भी नहीं है आपको, तो देर इज नो फाइनेंशियल रिस्क इन माई कंपनी। बट जिस कंपनी में डेट ज्यादा है उसका फाइनेंशियल रिस्क भी ज्यादा होगा। आपको समझा गया ये दो कॉन्सेप्ट, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क। आप कैलकुलेशन के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, आगे आएगा फॉर्मूला तब हम देखेंगे। अभी सिर्फ मतलब समझो, अभी सिर्फ मतलब समझो कि बिजनेस रिस्क यानी कि वो फिक्स कॉस्ट, फाइनेंशियल रिस्क यानी कि वो इंटरेस्ट वाली कॉस्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइनेंसिंग अ बिजनेस, किसी बिजनेस को फाइनेंसिंग करवाना, या बिजनेस में जब कोई लोन लेता है, बिजनेस में जब कोई लोन लेता है तो फाइनेंसिंग अ बिजनेस थ्रू बोरोविंग इज चीपर देन यूजिंग इक्विटी। कमेंट। किसी भी बिजनेस को पैसों की जब जरूरत पड़ती है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है मैं आपको समझाता हूं, यहीं लिखते हैं। ये है बिजनेस, इसको पैसे चाहिए 10 लाख रुपए। ठीक है, 10 लाख रुपए लाने के लिए इसके पास में दो रास्ते हैं। इक्विटी रेज कर लो मार्केट में, किसी को इक्विटी दे दो अपनी कंपनी के, और डेट रेज कर लो या लोन रेज कर लो। क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर आप ये पैसा लोन से लेके आते हो तो आपको सस्ते में पड़ेगा,
लेकिन ये रास्ता आपको महंगे में पड़ेगा इक्विटी लाना। तो कमेंट करो ऐसा क्यों। बहुत ही सिंपल सी बात है, 2-3 चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है। इक्विटी में रिस्क ज़्यादा होता है। तो क्या होता है मैं बताता हूँ। अगर आप मेरे को बोलते हो कि सर हमारी कंपनी है, आप मेरे को बोलते हो कि सर हमारी कंपनी, आप लोगों की कंपनी है, उसमें मैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट करूं, तो आप मेरे को बोलते हो सर 10 लाख रुपए दे दो, मैं आपको 10 लाख रुपए दे देता हूं, आपकी कंपनी के 30% शेयर्स मेरे पास आ गए। अब ये रिस्क ज़्यादा क्यों है मैं बताता हूँ इसमें। क्योंकि मैंने जो पैसा दिया ना आपको एज एन इक्विटी, ये पैसा आपने, आपकी लाइबिलिटी नहीं है वापस देने की। ये पैसा वापस तभी निकाला जा सकता है जब कंपनी बंद होने पे आ जाएगी, या हम लोग डिसाइड करेंगे जिसमें आप मेरे को बाहर निकाल दोगे, तभी आपको मेरा पैसा वापस देना है। मैं कभी भी आके आपको फोर्स नहीं कर सकता कि मेरा पैसा वापस दो। 30% जो मैंने 10 लाख रुपए लगाए, ये रिस्क। तो इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करना रिस्की होता है। बट डेट वाली बात करते हैं। मैं बैंक हूं, आप मेरे पास में आए 10 लाख रुपए का लोन मांगा, मैंने लोन दे दिया आपको। अब इस केस में मेरे को पता है कि अगर आपने मुझे लोन वापस नहीं दिया या रीपेमेंट नहीं किया तो मैं कोर्ट में अर्जी डाल दूंगा, कोर्ट में केस फाइल कर दूंगा और आपकी कंपनी बंद भी करवा सकता हूं। तो इसमें रिस्क मुझे कम है। तो मेरा एक पैसा जो लगा इक्विटी के एंगल से 10 लाख लगा था आपके कंपनी में, दूसरे एंगल से बैंक वालों के एंगल से लगा था, मतलब दूसरी तरफ बैंक वालों के एंगल से 10 लाख लगा था। रिस्क कहाँ ज्यादा था, यहां ज्यादा था इक्विटी में। तो यहाँ पे रिटर्न्स भी ज्यादा एक्सपेक्टेड होते हैं। तो अगर इक्विटी डालते तो मैं एक्सपेक्ट करता कि आप मेरे को 10 लाख रुपए पे लेट से 20% कमा के दो। लेकिन इसके कंपैरिजन में बैंक वालों ने जो पैसा दिया वो कम रिस्की था, तो बैंक वाले उससे कम रिटर्न एक्सपेक्ट करेंगे, लेट से 10%। हायर द रिस्क हायर द रिटर्न वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे काम आता है। तो यही है बोलने का मतलब, क्योंकि रिस्क कम है तो आपका रिटर्न भी कम है। दूसरा, ये तो समझ गया। इसके बाद में जो कंपनी है वो आपको सस्ता कहाँ पड़ रहा है पैसा लेना, इक्विटी वालों से कि बैंक से। बैंक से सस्ता पड़ रहा है क्योंकि आपको उनको 10% रिटर्न देना है। 10 लाख पे, दैट इज 1 लाख। मेरे को 10 लाख पे 20% रिटर्न देना है, यानी कि 2 लाख। उसके बाद आप यहाँ पे 2 लाख दोगे, ये मान लो डिविडेंड के रूप में हो गया। यहाँ पे आप 1 लाख दोगे, ये इंटरेस्ट के रूप में हो गया। अरे आपको और फायदा है, ये 1 लाख रुपए आप बिफोर टैक्स प्रॉफिट में से देते हो, जबकि डिविडेंड जो देते हो ये आफ्टर टैक्स प्रॉफिट में से देते हो। तो इससे फर्क क्या पड़ता है सर, ये 1 लाख रुपए पे आपको टैक्स सेविंग होती है। लेट से 30% आपका इनकम टैक्स। एक सेकंड ना, सो ध्यान दो, सॉरी कैमरा बंद पड़ गया था। तो मैं कहाँ था, हाँ सर। आप मुझे 2 लाख रुपए का डिविडेंड दोगे, उस पर कोई टैक्स सेविंग नहीं है, लेकिन आप अगर बैंक को 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट दोगे तो वो उस पर टैक्स सेविंग होगी, आपका टैक्स का खर्चा कम होएगा। 30%, 1 लाख पे 30,000 रुपए आपके बचते हैं। यानी कि इनसे 10 लाख रुपए लेने पे आपको नेट खर्चा कितना मालूम है। 10 लाख लिया, इस्तेमाल करो बिंदास। 1 लाख दिया, 30,000 की टैक्स सेविंग, टोटल 70,000 का खर्चा। और मेरे को डिविडेंड देने पड़ रहा 2 लाख रुपए का। 1,40,000 का फर्क है, मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हो 1,40,000। मेरे से भी 10 लाख मिला, बैंक से भी 10 लाख मिला। इसीलिए कहा जाता है कि सर बोरोविंग इज चीपर। कितना सस्ता पड़ गया देखो, 70,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख करोगे तो 7% नेट पड़ रहा है। और यहाँ पे 2 लाख डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 20% देना पड़ रहा है। तो अगर 7% में पैसा मिल रहा है तो 20% में क्यों लेगा कोई भी।
अपने अपने फायदे नुकसान है सर। 20% में लेने का फायदा यह है कि वो पैसा कभी वापस लौटाना ही नहीं है। हाँ, मैं इक्विटी शेयर होल्डर बन जाऊंगा तो अकॉर्डिंगली मैं अपने वोटिंग राइट्स इस्तेमाल करूंगा, कंपनी कैसी चलनी चाहिए कैसी नहीं उसके लिए, लेकिन ये पैसा वापस कभी नहीं देना। अनलेस एंड अदरवाइज मैं अपने शेयर्स बेच के निकल जाता हूँ, खरीदने वाला भी कोई चाहिए उसके लिए। ठीक है, बाकी आप पढ़ेंगे यही सारी चीज़ें उसमें जो मैंने समझाई है लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, वाई डू firms tend to avoid very high gearing levels irrespective of the fact that there are benefits from financing a firm with debt? मतलब क्या है? अभी अभी आपने देखा कि सर अगर लोन लाते हैं तो सस्ता पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद क्यों कंपनीज डेट ज्यादा नहीं लाना चाहती कंपनी में? जब जरूरत पड़ती तो वो इक्विटी लेके आती है जो कि महंगा पड़ता है उनको। क्यों? बहुत ही सिंपल, ज्यादा से ज्यादा डेट लाना यानी ज्यादा से ज्यादा बोझ सर पे लेना कि हर साल इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा। इनको हर साल डिविडेंड देने की जरूरत नहीं है, 4 साल तक मत दो पैसा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बोझ नहीं आता इससे। जब भी देना है 20% देना, लेकिन बोझ नहीं है कि इसी साल देना है। डेट वालों से अगर पैसा लेते हो ज़्यादा से ज़्यादा तो उनको देना ही पड़ेगा, और नहीं दिया तो साले कंपनी बंद करवा देंगे हमारी। लेकिन ये इक्विटी शेयर होल्डर कंपनी बंद नहीं करवाएगा। तो लॉजिक समझ में आया है क्या? भले ही सस्ता पड़ रहा है लेकिन रिस्क ज़्यादा है ऐसे केस में कि कंपनी बंद हो सकती है। सो ध्यान दो, गेयरिंग लेवल का मतलब क्या होता है ये हमने देखा था पिछले चैप्टर में। एक कंपनी है ए, एक कंपनी है बी, दोनों सेम कंपनी। इसमें 100 करोड़ का कैपिटल, इसमें भी 100 करोड़ का कैपिटल, लेकिन इसमें 100 करोड़ पूरा इक्विटी से आया है और इसमें 100 करोड़ इक्विटी से 50 ले लो या 60 ले लो, डेट से 40 करोड़ से आया। इक्वल हर तरह से सेम है कंपनी। जिस कंपनी में बाहर वालों का पैसा नहीं होता उनको कहा जाता है अनगियर्ड कंपनी या अनलीवर्ड कंपनी। जिस कंपनी में 2 रुपया भी बाहर का आ गया डेट का, 2 करोड़ हो या 40 करोड़ हो, उसको कहा जाता है गियर्ड कंपनी, या फिर आप बोल लो लीवर्ड कंपनी। सो गियर्ड लेवल बढ़ाना यानी डेट का कंपनी में बढ़ाना, गियरिंग लेवल कम होना यानी कंपनी में बाहर वालों का पैसा कम होना। गियर्ड कंपनी यानी बाहर वालों का पैसा कंपनी में है। सो फर्स्ट सेंटेंस वापस पढ़ो, व्हाई डू फर्म्स टेंड टू अवॉइड वेरी हाई गियरिंग लेवल? हाई गियरिंग लेवल अवॉइड करने का मतलब ज्यादा से ज्यादा डेट लाना अवॉइड करना, कि हम ज्यादा बाहर वालों का पैसा सर नहीं लाएंगे। क्यों कंपनी ऐसा करती है? जबकि बहुत सारे बेनिफिट है, टैक्स में बेनिफिट है, इंटरेस्ट भी कम होता है, सस्ता पड़ता है। ध्यान दो, सबसे बड़ा रीजन होता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रिस्क। इसका मतलब अगर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस मतलब एक स्ट्रेस आ जाता है बहुत, अरे साला 10 लाख रुपए का लोन लेके रख लिया, 10 लाख रुपए पे 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए हर साल इंटरेस्ट चुकाना ही पड़ेगा। मैं भले ही पैसा कमाऊं मत कमाऊं, मेरे जेब से देना पड़ेगा, और अगर मैंने नहीं दिया, ये स्ट्रेस है मेरे पे। इक्विटी में नहीं होता ये स्ट्रेस, मालूम है कि देना ही पड़ेगा। अभी कल सुबह क्लास 7 बजे जाना ही है लक्ष्मी नगर में, ये स्ट्रेस है। लेकिन पेन ड्राइव से कल सुबह 7 बजे पढ़ना है, ये स्ट्रेस नहीं है। नहीं मन किया नहीं पढ़ेंगे, दोपहर को पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे, रात को पढ़ेंगे, जब मन किया, तो स्ट्रेस नहीं। पेन ड्राइव इज अनगियर्ड, फिजिकल क्लास इज गियर्ड। सेम फाइनेंशियल डिस्ट्रेस रिस्क, 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना है, कमाओ मत कमाओ, और अगर नहीं दिया 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट बैंक वालों को, तो ये कोर्ट में केस डाल देंगे, आपकी कंपनी बंद करवा देंगे। मेरे को पैसा मत दो, मैं कर ही नहीं सकता कंपनी बंद। दिस कुड बी इंड्यूस्ड बाय द रिक्वायरमेंट टू पे इंटरेस्ट रिगार्डलेस ऑफ कैश फ्लो ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कैश कम है ज्यादा है फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्ट 1 लाख देना ही पड़ेगा, और ये स्ट्रेस आ जाता है आप पे।
अरे किसी साल मैंने सिर्फ 50,000 रुपए की कैश मेरे पास में बची है, तो 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट कहाँ से दूंगा, झक मार के देना पड़ेगा। इफ द फर्म गोज थ्रू अ रफ पीरियड, यानी कि अगर कंपनी का खराब दौर चल रहा है, इन इट्स बिजनेस एक्टिविटी इट मे हैव ट्रबल पेइंग टू बॉन्ड होल्डर्स, और अगर खराब दौर चल रहा है तो वो अपने बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट नहीं कर पाएगी, बैंकर्स को इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट नहीं दे पाएगी, क्रेडिटर्स को उनका पैसा नहीं दे पाएगी, और अगर नहीं दे पाई तो कंपनी के खिलाफ कोर्ट में चले जाएंगे ये लोग और कंपनी बंद पड़ जाएगी। और यही चीज अवॉइड करनी है कि कंपनी बंद ना पड़े। हमको हमारा काम आगे बढ़ाना है, बिजनेस आगे बढ़ाना है सर, हम कोर्ट कचहरी के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते। इसलिए डेट को दूर से प्रणाम। सस्ता है, लुभावना है, लेकिन ऐसा रिस्क नहीं चलता। पेपर में आता है सर 100 रुपए में जीन्स बिक रही है, आप खरीदने जाते हो क्या? नहीं जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है रिस्क क्या है। सर दर्द नहीं होना, ये खराब हो जाएगा 4 दिन में। सस्ती चीजें नहीं खरीदोगे। आपको मालूम पड़ता है मार्केट में यार पॉन्जी स्कीम्स चल रही है कि 2 लाख रुपए जमा करा दो, हम 2 साल में डबल कर देंगे। बहुत लुभावना है, लेकिन आप नहीं जाते क्योंकि आपको मालूम है साले फंस जाएंगे अपन, स्ट्रेस बहुत है। बैंक में पैसा रखो, वही 2 लाख रुपए, डबल नहीं होएगा, सिर्फ 7% का इंटरेस्ट मिलेगा, कम मिलेगा, लेकिन स्ट्रेस नहीं है क्योंकि गारंटीड इनकम है। इसलिए आप अवॉइड करते हो पॉन्जी स्कीम्स, भले ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा हो। सो ये क्वेश्चन समझा आपको। अब बात करो सर लिवरेज की। 5वें क्वेश्चन से हम चैप्टर के हेडिंग तक की शुरुआत कर चुके हैं। दिस इज कॉल्ड एज लिवरेज। नाउ लिवरेज होता क्या है? लिवरेजेस रेफर्स टू द एबिलिटी, क्षमता ऑफ अ फर्म इन एम्प्लॉइंग लॉन्ग टर्म फंड्स। कंपनी की क्षमता कि हम बाहर वालों का कितना पैसा कंपनी के अंदर लगा सकते हैं। बाहर वाले कौन होते हैं सर? कंपनी में पैसा लगाने वाले होते हैं इक्विटी, डेट, लोन, प्रेफरेंस। जनरली ये सब जो होते हैं ये बाहर वाले होते हैं। प्रेफरेंस एक बार का छोड़ ही दो आप, जनरली कोई प्रेफरेंस लेता नहीं है, ये हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल या कैपिटल स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में देखा था। तो डेट और लोन लेके चलो। इक्विटी, डेट और लोन से आप पैसा मार्केट से उठा सकते हैं। लॉन्ग टर्म फंड्स है सारे के सारे, लेकिन बाहर वालों का लॉन्ग टर्म फंड्स इज ओनली डेट एंड लोन, एंड ओनर्स का लॉन्ग टर्म फंड इज इक्विटी। सो क्वेश्चन क्या बोलता है? लॉन्ग टर्म फंड्स लेवरेज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म, कि हमारी कंपनी की कितनी क्षमता है कि हम बाहर वालों का लॉन्ग टर्म फंड्स उठा सकते हैं। मतलब लॉन्ग टर्म फंड्स यानी कि कई सालों तक, जिसमें हम वो प्रिंसिपल अमाउंट रख पाते हैं। हैविंग अ फिक्स कॉस्ट, डेट की फिक्स कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट लोन की फिक्स कॉस्ट होती है, इंटरेस्ट इक्विटी की डिविडेंड कॉस्ट होती है, लेकिन फिक्स नहीं होती। ठीक है सर। हाँ, in other words leverage is the having fixed cost to enhance returns to the owner। ध्यान दो, एनहांस रिटर्न्स टू द ओनर का मतलब समझाता हूँ। कंपनी में 20 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया गया, 20 लाख रुपए से 20 लाख रुपए के ऊपर आप 10% कमाओगे, 2 लाख। ठीक है। अब ये सबसे पहला तो मैं मुद्दा लेता हूं कि पूरा का पूरा इक्विटी वालों के लिए ने कमाया, टैक्स नहीं है। ठीक है। तो पूरे के पूरे 2 लाख इक्विटी वालों को चले गए। ठीक है। तो लेट्स से इक्विटी होल्डर्स थे 2 लाख, और भी एक काम करो, इक्विटी होल्डर से मान लो 20,000। सो 2 लाख रुपए 20,000 लोगों में बटेंगे तो हर एक को कितना आया अर्निंग पर शेयर? 10 रुपए। अब सेम केस ले लो, 20 लाख पे 10% कमाया, 2 लाख, लेकिन 20 लाख में इक्विटी वालों का 10 लाख था और डेट वालों का 10 लाख था, जिस पे आप 5% का इंटरेस्ट पे करते हैं। सो कमाया कितना? 2 लाख, उसमें से 50,000 आप इंटरेस्ट दे दोगे। देना पड़ेगा ना, इनको इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा सर, बिना इंटरेस्ट के कैसे काम करेगा कोई भी। तो बचा कितना? 1.5 लाख। अब ये 1.5 लाख किसका है सर? इक्विटी वालों का। सो नंबर ऑफ शेयर 10 लाख, बोलो ईपीएस कितना आ रहा है? 15। यानी जिस टाइम पे आप कंपनी में डेट वालों से पैसा लेके आते हो उस टाइम पे अर्निंग्स बढ़ जाती है। पूरा इक्विटी था तो अर्निंग 10 रुपए पर प्रति शेयर थी, अब अर्निंग 15 रुपए प्रति शेयर है। प्रति शेयर का मतलब पर शेयर।
तो मेरी अर्निंग बढ़ी है क्योंकि मैं बाहर वालों का पैसा लेके आया हूँ। क्योंकि इस 10 लाख, सॉरी, ये जो 10 लाख रुपए है, इस पर मेरे को सिर्फ 5% देना पड़ रहा है डेट वालों को, और बाकी का 5% मेरे पास बच जा रहा है, तो वो इक्विटी वालों के पास में जा रहा है। सो टू एनहांस द रिटर्न्स टू द ओनर, इससे एनहांस होता है ओनर्स के रिटर्न। मैंने आपको बताया किस तरह से 10 से 15 हुए। इन अदर वर्ड, लिवरेज इज द अमाउंट ऑफ डेट दैट अ फर्म यूजेस टू फाइनेंस इट्स असेट्स। और सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम सर ये पैसा उठाते क्यों हैं? हम ये मार्केट से पैसा, इक्विटी हो, डेट हो, लोन है, क्यों लेके आ रहे हैं? भाई देखो, जब तक पैसों की जरूरत नहीं है तब तक पैसा लाओ ही मत। अगर आपको लगता है कि फिक्स असेट्स में इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपांशन करना है, किसी और कंपनी को एक्वायर करना है, उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी तो लेके आओ। अब जब लेके आते हो तब इक्विटी और डेट दोनों ऑप्शन होते हैं, और जितना अमाउंट आप डेट से लेके आते हो उसको कहा जाता है लिवरेज। So leverage is the amount of debt that a firm uses to finance its assets. A firm with a lot of debt, जिस कंपनी में बहुत ज्यादा डेट होता है उस कंपनी का लिवरेज बहुत ज्यादा होता है, is said to be highly levered company. A firm with no debt, जिसमें डेट होता ही नहीं है, उसको क्या कहा था हमने? उसको हमने कहा था अनगियर्ड, उसको हमने कहा था अनलीवर्ड। अ फर्म विथ नो डेट इज सेड टू बी अनलीवर्ड कंपनी। आया क्या समझ में? ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। लिवरेज का मतलब समझ में आ गया कि जिस कंपनी में डेट की बात आती है, जिस कंपनी में बाहर वालों का पैसा आता है, उसको लीवर्ड कहते हैं, लिवरेज कहते हैं। 5 क्वेश्चन सर। अबे अच्छा, यहाँ पे बाकी है थोड़ा सा, चलो पढ़ लेते हैं, ध्यान दो। द टर्म लिवरेज इन जनरल रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटर रिलेटेड वेरिएबल्स। अब ये वेरिएबल्स कौन से हैं? मैं सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी, इंटरेस्ट, ईबीटी, टैक्स, ईएटी, ये सारा है आपका चार्ट पैटर्न। ये हम कैपिटल स्ट्रक्चर में देख चुके, सिर्फ इतना पार्ट हमने थोड़ा सा एक्सटेंड किया है, ठीक है। ये जो सेल्स है और कंट्रीब्यूशन है, ये दो वेरिएबल है। इन दोनों के बीच में अगर आप रिलेशन निकालोगे तो लेट्स से 100, दिस इज 40, दिस इज 60, लेट्स से दिस इज 30, तो बचा 30, इंटरेस्ट 10 तो 20, टैक्स 10 तो 10। अब आप अगर रिलेशन निकालना चाहो दो वेरिएबल के बीच में, तो कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो इज 60%। ईबीआईटी टू कंट्रीब्यूशन का रेशियो, ईबीआईटी से कंट्रीब्यूशन का रेशियो निकालो, ईबीआईटी डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इज 50%, या कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी इज 2 टाइम्स। ईबीआईटी डिवाइडेड बाय ईबीटी अगर आप करोगे तो दिस इज 1.5 टाइम्स। ऐसे रिलेशनशिप दो वेरिएबल के बीच में। व्हाट इज लिवरेज? लिवरेज इन जनरल टर्म रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। इन फाइनेंशियल एनालिसिस, जब हम कंपनीज का एनालिसिस करते हैं, बैंक्स का एनालिसिस करते हैं, ऐसे केस में it represents the influence of one financial variable over some other related financial variable। इसका मतलब क्या होता है कि फाइनेंस में एक किसी वेरिएबल का बदलने से दूसरा वेरिएबल कितना बदलता है, ये बताना इज लिवरेज। अगर मैंने सेल्स को, ध्यान दो, ये आपको मैंने फिगर्स बताई, मैं अब ना फिगर्स थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ। लेट्स से फिगर्स हो गई 200, तो ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 120, फिर फिक्स कॉस्ट तो 30 ही है, 90, इंटरेस्ट 10 है, 80, टैक्स 40 और 40। ठीक है, दो तरह की फिगर्स ले ली। अब आप मुझे बताओ सेल्स में कितना प्रतिशत चेंज आया? 100 से 200 हो गए, यानी कि सेल्स 100% चेंज हो रहे। तो कंट्रीब्यूशन भी 100% चेंज हुआ। 100/100 इज इक्वल टू 1। ये है लिवरेज 1 जो निकला। अब मैं क्या बताता हूं, ध्यान दो। इसका मतलब क्या है कि अगर 1% से सेल्स बढ़ा तो 1% से कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। एक का मतलब क्या होता है? हर परसेंटेज के लिए 1% से सेल्स बढ़ा तो उसके 1 गुना
कंट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। या फिर हम दूसरे तरीके से अगर अभी थोड़ा नीचे ले लो अभी कंट्रीब्यूशन लो, रेड लाइन। कंट्रीब्यूशन 60 का 120 हुआ, कंट्रीब्यूशन 60 का 120 हुआ, यानी कि 100% बदला, बढ़ा। तो EBIT 30 का 90 हुआ, यानी 30 का 90, यानी कि अगर आप बोलोगे तो 300% बढ़ा। कंट्रीब्यूशन 100% बढ़ा, कंट्रीब्यूशन बाय EBIT अगर आप करोगे तो 3 आता है। इसका मतलब क्या है? 3 का मतलब क्या है? दिस इज लिवरेज, दिस इज लिवरेज। आगे और बताऊंगा मैं कि कंट्रीब्यूशन अगर 1% से बढ़ा तो 1 × 3, 3% से EBIT बढ़ेगा। कंट्रीब्यूशन अगर 1% से बढ़ा तो, कंट्रीब्यूशन अगर 10% से बढ़ा तो EBIT 30% से बढ़ेगा, 3 गुना, 3 टाइम्स। एक काम करे, बढ़ा के देखें, ध्यान दो। कंट्रीब्यूशन कितना था सर? 60 था। मैं ऊपर की चीज़ें लिख लेता हूँ यहाँ पे, 60, 30, 30, 10, 30, 30, 10, 20। सो दिस इज कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, EBIT और इंटरेस्ट, EBT। चलो कंट्रीब्यूशन को आप बढ़ा दो 66, 10% से, तो ये 30 हो गया। फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट है, तो बताओ EBIT कितना आया? 36, और ये 10, और ये 26। मैंने क्या कहा था? कंट्रीब्यूशन 10% से बढ़ा तो उसके 3 गुना EBIT बढ़ेगा, यानी कि 30% से। ठीक है, सही लगाया हमने अंदाजा। 30 और 36, 66। ये कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ है, हो सकता है मैंने रैंडम फिगर्स लिए मेरे हिसाब से, इसीलिए थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है यहाँ पे। क्योंकि ये जो EBIT जो बढ़ रहा है वो 6/30 यानी कि 20% से बढ़ रहा है। या तो मैंने कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ किया। हाँ, देखो मेरे से एक गलती हुई थी। ये 300% से नहीं बढ़ा सर, ये 200% से बढ़ा है। 300% हुआ है, 200% से बढ़ा है। 30 का 200% होता है 60, 60, 30 में 60 डालोगे तो 90 आएगा। मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक किया था, तो ये 300 की जगह आएगा, सॉरी 100 की जगह आएगा, सॉरी 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 सॉरी, ऊपर ऊपर, ये 300 की जगह आएगा 200। सो 200 डिवाइडेड बाय 100 इज 20%, सॉरी 200 डिवाइडेड बाय 100 इज 2। सो ये 2 टाइम्स यानी कि 20% बढ़ेगा कंट्रीब्यूशन। वही चीज़ हो रही है यहाँ पे, 20% बढ़ रहा है। मेरा कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत था, सामने में आया क्या समझ में? और आगे ऐसे कई सारे कैलकुलेशन देखेंगे, आप चिंता मत करो। मेरा बोलने का मतलब क्या है, सेकंड वाला पॉइंट फिर से पढ़ेंगे। फाइनेंशियल एनालिसिस में ये रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से एक फाइनेंशियल वेरिएबल का इन्फ्लुएंस होता है दूसरे फाइनेंशियल वेरिएबल पे। किस तरह से EBIT के चेंज होने पे, सॉरी कंट्रीब्यूशन के चेंज होने पे EBIT चेंज हुआ, किस तरह से सेल्स के चेंज होने पे कंट्रीब्यूशन पे चेंज हुआ। अरे आप बाकी कैलकुलेशन छोड़ो, आगे देखेंगे। आपको इतना समझ में आ रहा क्या? इसमें अगर ऊपर में रेवेन्यू चेंज हुआ तो नीचे में सारे सब कुछ चेंज हो जाता। यही तो बोल रहा है कि किस तरह से रेवेन्यू के चेंज होने का इन्फ्लुएंस पड़ता है बाकी चीज़ों पे। आगे बढ़े। दीज फाइनेंशियल वेरिएबल्स में बी कॉस्ट्स, ये क्या हो सकता है? खर्चा, आउटपुट यानी कि क्वांटिटी। खर्चा हमारे कितना था मैं आपको बताता हूँ, मैं किसकी कॉस्ट की बात हो रही है ना यहाँ पे, तो कॉस्ट कितना था हमारा, अभी जो हमने एग्जांपल लिया, कॉस्ट था सर हमारा 40 का, ठीक है। सो ये वो 40 की बात कर रहा हूँ। आउटपुट यानी कि अब चलो क्वांटिटी की बात हो रही है यहाँ पे, तो 100 अगर मैं 10 के हिसाब से बेच रहा था तो 10 आएगा आंसर। अगर 5 रुपये प्रति क्वांटिटी के हिसाब से बेचा तो 20 आएगा। तो ये वो क्वांटिटी है कि 20। सेल्स यानी कि 100,
अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस था हमारा 30। अर्निंग पर शेयर भी, चलो अर्निंग पर शेयर हमने निकाला नहीं है वो। ये सारे हैं फाइनेंशियल वेरिएबल जो उस चार्ट में आते हैं। ठीक है सर, यहाँ तक तो बात हुई ख़त्म। थेरी सर बहुत हुआ। अब बात करते हैं मुद्दे की। यहाँ से आपको ध्यान देना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में आपको मदद मिलने वाली है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करोगे, ध्यान देंगे। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिवरेजेस? लिवरेजेस के कितने अलग अलग तरीके होते हैं? लिवरेजेस होता क्या है सर? लिवरेजेस होता क्या है सर? एक बार तो आपने वापस ध्यान देना ही चाहिए। लिवरेज रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ द फर्म इन एम्प्लॉइंग द लॉन्ग टर्म फंड्स हैविंग फिक्स कॉस्ट। जिस भी कहीं, जहां भी कहीं पे फिक्स कॉस्ट आ रही है, वहां हमारी क्षमता कितनी है बियर करने की उस फिक्स कॉस्ट को या इंटरेस्ट को, इज कॉल्ड एज लिवरेज। और ये लिवरेज सर कितने तरह का होता है? सर लिवरेज 3 तरह का होता है। देर आर 3 कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ लिवरेज इन फाइनेंशियल एनालिसिस। हम जब फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं, कभी भी बैलेंस शीट का एनालिसिस करते हैं, 3 तरह के लिवरेज होते हैं सर। एक होता है ऑपरेटिंग लिवरेज, जिसको हम बिजनेस लिवरेज के नाम से जान सकते हैं, क्योंकि बिजनेस रिस्क से जो लिवरेज आता है दैट इज ऑपरेटिंग लिवरेज। सो अगर मैं बोलूँ बिजनेस रिस्क, बिजनेस लिवरेज या ऑपरेटिंग लिवरेज, इट्स वन एंड द सेम थिंग। उसके बाद है सर फाइनेंशियल लिवरेज। अच्छा, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बिजनेस रिस्क किससे अफेक्ट होगा? फिक्स कॉस्ट से। फाइनेंशियल रिस्क फाइनेंसिंग कॉस्ट से, यानी कि इंटरेस्ट जो हम लोन पे देते हैं। और कंबाइंड लिवरेज, यानी कि इन दोनों का मिला के जो लिवरेज हो रहा है, इसको कहते हैं कंबाइंड लिवरेज। दोनों का मिला के बताओ कितना हम रिस्क उठा रहे हैं। सर 10 रुपए इनको दे रहे हैं, 20 रुपए इनको दे रहे हैं, तो 30 रुपए का हम कंबाइंड लिवरेज उठा रहे हैं। ये लिवरेज नहीं, ये रुपीज में फिगर है। लिवरेज कैसे कैलकुलेट करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा आपको। चार्ट के फॉर्म में भी उन्होंने बोला कि बताओ, सो ध्यान दो। ये है हमारा चार्ट। और अगर आप ध्यान देंगे तो यही सारी चीजें हम अभी तक देखते हैं। सबसे पहले क्या है सर? सेल्स। सेल्स में से आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करोगे, क्या आएगा? कंट्रीब्यूशन। नोट करो पहली चीज, कंट्रीब्यूशन नोट करो। ए, सॉरी, दिस इज कंट्रीब्यूशन। ठीक है, ये काम आएगा। इसमें से क्या माइनस किया सर? फिक्स कॉस्ट। फिर क्या आया? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग अर्निंग या ईबीआईटी। इसको नोट करो, क्योंकि एक फिक्स कॉस्ट आपकी माइनस हो चुकी है। यहां पे ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट करेंगे। दूसरा, अच्छा ऑपरेटिंग लिवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे? ऑपरेशंस की कॉस्ट माइनस हो गई कि ऑपरेटिंग लिवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग लिवरेज का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीआईटी, दैट इज ए बाय बी। कंट्रीब्यूशन जो भी होगा आपका, यहां तो खैर हमने फिगर्स नहीं लिए तो हम बाद में निकालेंगे। अब उसके बाद इंटरेस्ट माइनस करोगे। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद आता है ईबीटी, दैट इज सी। इंटरेस्ट क्या है सर? फाइनेंसिंग कॉस्ट है, तो यहां निकलेगा फाइनेंशियल लिवरेज। फाइनेंशियल लिवरेज इज नथिंग बट ईबीआईटी बाय ईबीटी, दैट इज बी बाय सी। ऑपरेटिंग लिवरेज देखो, जो ऑपरेटिंग कॉस्ट थी ना आपकी, फिक्स कॉस्ट, उसके ऊपर की फिगर, उसके नीचे की फिगर, कंट्रीब्यूशन और ईबीआईटी। फाइनेंशियल लिवरेज देखो, फाइनेंसिंग कॉस्ट जो है इंटरेस्ट, उसके ऊपर की फिगर ईबीआईटी, उसके नीचे की फिगर ईबीटी। बस सिंपल, ऐसे तो आपको कैलकुलेट करना है। आगे मैं बताऊंगा आपको कैसे इंपैक्ट पड़ता है इसका फिक्स कॉस्ट का और इंटरेस्ट का। उसके नीचे क्या करते हैं हम? उसके नीचे हम टैक्स माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आता है। उसके बाद में प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करते हैं अगर है तो। फिर नेट अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर आता है। नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करते हैं तो आपका ईपीएस आता है। इन सब का कहीं फर्क नहीं पड़ता। आपको मैंने ऑपरेटिंग लिवरेज बताया जिसमें ऑपरेटिंग कॉस्ट माइनस हो जाती है, फाइनेंशियल लिवरेज बताया जिसमें फाइनेंसिंग कॉस्ट माइनस हो जाती है। दोनों का मिला के निकालना है तो सर ए बाय सी, दैट इज कंबाइंड लिवरेज। कंबाइंड लिवरेज इज कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय ईबीटी। तो 2-3 चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे फॉर्मूला है, मैं आपको लिखा देता हूँ, आप ये लिख लो। ऑपरेटिंग लिवरेज, कंट्रीब्यूशन बाय
EBIT, फाइनेंशियल लिवरेज EBIT बाय EBT, combined leverage is nothing but operating leverage multiplied by financial leverage. अब इतना लिखो, फिर मैं आपको और कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है, 2 मिनट के लिए. तो ध्यान दो, 1 सेकंड होल्ड करना. सो कंबाइंड लिवरेज यानी कि ऑपरेटिंग लिवरेज मल्टीप्लाइड बाय फाइनेंशियल लिवरेज, यानी कि आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBIT मल्टीप्लाइड बाय EBIT डिवाइडेड बाय EBT. अब इसमें अगर ध्यान दोगे तो EBIT इधर, EBIT इधर ख़त्म हो जाता है, बचता क्या है सर, कंट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय EBT. सिंपल. अब आप बोलोगे सर लॉजिक तो बताओ थोड़ा बहुत, यहाँ से कैसे समझ में आएगा फॉर्मूला ये है नहीं है. सब्र रखो, हर चीज़ ऑपरेटिंग लिवरेज, फाइनेंशियल लिवरेज, कंबाइंड लिवरेज हम पढ़ने वाले हैं. ध्यान दो, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन करो बोलता है ऑपरेटिंग लिवरेज, इसमें भी फॉर्मूला वापस आ रहा है, तो ये सब आगे आएगा, ठीक है. तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही क्वेश्चन नंबर 6 तक. अगले क्वेश्चन में हम ऑपरेटिंग लिवरेज के बारे में पढ़ेंगे. बाय बाय, अगले लेक्चर में, सॉरी.